बढ़ गया था प्यास का एहसास दरिया देखकर, मैं पलट आया मगर पानी को प्यासा देखकर। और राम ही के देश में हैं कितने 52 गज के लोग, क्या करेंगे हम किसी रावण की लंका। दाढ़ी तो बड़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। दाढ़ी बड़े होने पर अगर रावण है तो सबसे पहले मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति का नौकर हो जाए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अडानी के प्लेन में आप सफर करेंगे, अडानी के प्लेन में बैठ करके आएंगे, प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो नौकरी तो करनी पड़ेगी अडानी जी की, क्योंकि उनको मुनाफा दिया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं। किसान मर रहा है, भूखों मर रहा है, उसका 1 रुपया माफ नहीं हो रहा है। और जो संजय सिंह जी, अकेले संजय सिंह की नहीं, देखना आप किस किस नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2023 में सेमीफाइनल जीत लेगा, 2024 में फाइनल उसका होगा। और इसको लेकर यहाँ पर जितनी तमाम पार्टियाँ हैं, उन्होंने अपनी रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं और वो उन रणनीतियों के साथ ज़मीन पर भी जो है अब उतर चुके हैं। आपको बता दें दर्शकों कि यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए का जो ये खेमा है, ये इस वक्त इस चुनाव में बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन जिसमें तमाम 28 विपक्षी दल जो शामिल हैं, और एनडीए गठबंधन जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन माना जाता है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें उन्हें रावण की तरह दिखाया गया था। और एक के बाद अगर हम देखते आए हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी को लेकर एक के बाद एक टिप्पणियां करते और वार करते नज़र आते हैं, और इवन पूरे कांग्रेस पार्टी पर। और अब लगातार जब से ये चलना शुरू हुआ है तब से तो ये पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पे अब ये होता जा रहा है। ये हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, हमला विपक्षी दल भी करते हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव में एक दूसरे पर निशाने साधना, हमला बोलना बहुत आम है। तो ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हमारे एक पत्रकार ने ज़मीन पर उतरकर समर्थकों से बात करी, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पोस्टर्स जारी करती है, उन पर निशाने साधती है, उन्हें भ्रष्ट सरकार बोलती है, भ्रष्ट पार्टी, परिवारवाद के आरोप लगाती है। तो जब हमारे पत्रकार ने ज़मीनी स्तर पर जाकर कांग्रेस के समर्थकों से बात की और उन कांग्रेस के समर्थकों की राय जानी भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर और जो वो टिप्पणियाँ देते हैं उन पर, तब क्या कहा उन्होंने, पहले आपको वो सुनाते हैं। बढ़ गया था प्यास का एहसास दरिया देखकर, मैं पलट आया मगर पानी को प्यासा देखकर। और राम ही के देश में हैं कितने 52 गज के लोग, क्या करेंगे हम किसी रावण की लंका देखकर। ये रावण रूपी लोग दूसरों को रावण बताने का काम करते हैं, जो खुद काम रावण के करते हैं। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका सजरा उठाइए, स्लॉटर हाउस चला रहे हैं और कहते हैं गौ माता की हत्या बंद करो। अरे गौ माता की हत्या तो तुम बंद करके तमाम गल्फ कंट्रीज को तरा दिया तुमने, और कह रहे हो कि राहुल गांधी रावण है। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरतों का बाजार नहीं खोला कि उसमें 10 चेहरे लगा दिए राहुल गांधी की, जो दाढ़ी बड़ी की थी। फोटो इनका, दाढ़ी तो बड़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। दाढ़ी बड़े होने पर अगर रावण है तो सबसे पहले फिर वो है रावण। अगर दाढ़ी बड़ी करने पर वो रावण है तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो वो क्या है फिर। ये तमाम लोग, ये सिर्फ इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, चूंकि नौजवान रोजगार मांग रहा है, गरीब अपनी पेट की भूख मांग रहा है, और तमाम किसान अपनी फसलों का वाजिब दाम मांग रहा है, और ये छोटे व्यापारी जिन पर जीएसटी लगा करके उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है वो उसका हिसाब किताब मांग रहे हैं। टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे, लाल किले से मोदी जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत। मैं अब जबान में तो पता नहीं क्या बनाते हैं, जबानी तो उनके यहाँ सब कुछ है, कलम उनका, कागज उनकी, जबान उनकी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश नफरतों से चलने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली राहुल गांधी का, तो क्या लगता है क्या क्या फायदे होने वाले हैं? भारत जोड़ो यात्रा में फायदे आपको बता दिए। कर्नाटक जीत गए, हिमाचल प्रदेश जीत गए, और अब 5 स्टेट आ रहे हैं, 5 के 5 स्टेट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये देश जोड़ने से चलेगा, तोड़ने से नहीं चलेगा। संजय सिंह को लेकर आपके क्या विचार है? संजय सिंह को जो ईडी पूछताछ करती है 10.5 घंटे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह यही बयान दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो है मोदी के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि मोदी अडानी के नौकर हैं। वो कल बयान दे के गए संजय सिंह, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री
किसी उद्योगपति का नौकर हो जाए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अडानी के प्लेन में आप सफर करेंगे, अडानी के प्लेन में बैठ करके आएंगे, प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी अडानी जी की, क्योंकि उनको मुनाफा दिया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं। किसान मर रहा है, भूखों मर रहा है, उसका 1 रुपया माफ नहीं हो रहा है। और जो संजय सिंह जी, अकेले संजय सिंह की नहीं, देखना आप किस किस की बारी है। इनके पास वो हथियार है, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, तमाम इनके पास वो हथियार है, उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब के हिंदुस्तान के लोगों ने भी ठान लिया है कि मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी को किसी भी कीमत पर इस पाकीज़ा कुर्सी पर दूसरी बार नहीं बैठने देंगे। संजय सिंह जैसे बड़े नेता जेल में जा रहे हैं, नेताओं की कमी नहीं पड़ जाएगी? आपको लगता नहीं कि ऐसे नेता जो बड़े चेहरा जो अडानी के मामले को लेकर संसद में पहुंच जाते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है? देखिए, इतिहास गवाह है, आंदोलनों से ही नेता पैदा होते हैं, आंदोलनों से ही नेता पैदा होते हैं। तमाम नेताओं को जेल में डालते हैं, हमें सबको जेल में डाल दे। इसकी हिंदुस्तान की आवाम अब ये ठान चुकी है, एक एक आदमी नेता बनेगा। 100 करोड़ का घोटाला किया है आम आदमी पार्टी ने, जो इंडिया अलायंस का मैं ये कह रहा हूं कि अजय शाह की 16,000 गुना संपत्ति बढ़ गई। अजय शाह पर बैट बल्ला पकड़ना भी नहीं आता, बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। ऐसे आदमी तो उनके बारे में कुछ नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। घोटाला साबित कीजिए। आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ा, सत्येंद्र जैन को पकड़ा, आपने अरविंद केजरीवाल पर रोजगार लाछन लगा रहे हो, संजय सिंह भी गए हैं, और तमाम तर लोग, आजम खां के अंदर आपने 3 दिन लगातार रेड डाली है। आपको अपोजिशन का खात्मा करना है, इस लोकतंत्र की हत्या आप करना चाह रहे हैं। और 6 महीने में मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन विदेश के किसी मेहमान को भी आप लोगों से रूबरू नहीं होने दिया। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। खुदा के वास्ते खुद पत्रकारों पर भी रेड हुई ईडी की, तमाम लोगों पत्रकारों को कोई तबका नहीं बचेगा। मैं कहना चाहता हूं, अगर बचाना चाहते हो इस देश को, तमाम तबके के लोग मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती को भूल जाओ, नस्तो नाबूद कर दो, मुत्तहिद होकर के, जैसे हमारे बुजुर्गों ने इस देश को फिरंगी से छुड़ाया था, इसी तरह इस फिरंगी पार्टी से छुड़ाओगे तो ये देश बच पाएगा। वरना ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आगे माफी मांग करके इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसे यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक जो है वो यहाँ पर, क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, इसलिए वो कांग्रेस का साथ देते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में कुछ नहीं किया है। 2014 के बाद से देश पीछे ही गया है, आगे नहीं बढ़ा है। और बात करते हैं ये रावण की, हमारे नेता यानी कि राहुल गांधी को ये रावण की तरह दर्शा रहे हैं। असली रावण तो ये है, इनकी पार्टी के लोग हैं। तो दरअसल इसी पूरे मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार मौजूद हैं। आकाश, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहने वाला है, जिस तरीके से चुनाव के दौर में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी पर आरोप लगाती है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, इसकी कोई सीमाएं तय होनी चाहिए? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आरोप प्रत्यारोप में कई बार जो कोई पार्टियां हैं वो सीमाएं लांघ जाती हैं, और जब वो सीमाएं लांघ जाती हैं तो वो फिर मानहानि के केस भी ऐसे में हमें देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी पे जिस तरीके का लगाया गया, हमने देखा रमेश बिदूड़ी जिस तरीके से संसद में जो है दानिश अली पर जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे। तो लगातार हम जिस तरीके से देखते आ रहे हैं ये चीज़, पहली चीज़ ये कि क्या इसमें कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर लोगों की राय जो है वो अभी बटी हुई है। सर्वे में ये देखने को मिल रहा है कि आंकड़ा अभी कांग्रेस की तरफ यानी कि गठबंधन की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ भी है। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप देखते पढ़ते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का ये जो चुनाव होने वाला है इसमें पलड़ा किसका भारी रहने वाला है? ये 2 सवाल। देखिए, पहले आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पूछा कि क्या इसमें सीमाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, संसद की मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, राजनीतिक माहौल का ख्याल रखना चाहिए। आप जो बात करते हैं वो राजनीति से जुड़ी होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत। आपने तमाम ऐसे बयान देखे होंगे जिस पर जाति पर आधारित कर दिया जाता है, व्यक्तिगत कर दिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई नेता है, उस पर आप राजनीतिक तौर से आप बयान करिए, टिप्पणियां करिए, लेकिन उसके जातिगत, उसके व्यक्तिगत, उसके पिता पर, ऐसे आपने तमाम देखे होंगे। अभी पवन खेड़ा पर भी एक जो है केस चल रहा है, जिस पर उन्होंने पीएम मोदी के पिता को गौतम अडानी के नाम से जोड़ दिया था, गौतम अडानी से। तो इसकी सीमाएं इस तरह होनी चाहिए कि आप राजनीतिक माहौल पर किसी को बोल सकते हैं, राजनीति के तौर पर आप विपक्ष में हैं उस पर कटाक्ष कर सकते हैं, या सत्ता वाली पार्टी उन पर बोल सकती है, उनके पार्टी पर बोल सकती है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी पिता के बारे में, किसी के बैकग्राउंड के बारे में ऐसी बातें ना करें। आप सत्ता में हैं
तो आप उन चीज़ों को लेकर मुद्दा करें जो राजनीति के माहौल पर सुविधा देती है। संसद के अंदर आप अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखें, उस हिसाब से पढ़ें। दूसरा सवाल आपका जो आप कहते हैं कि इस वक्त किसका पड़ रहा भारी, तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी विधानसभा चुनाव, और ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां अगर जीत दर्ज करती हैं, आप बात करें कांग्रेस पार्टी की या एक पूरा इंडिया गठबंधन जो एक साथ आ गया, अगर ऐसे में कई एक आध राज्यों में भी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन जीत सकता है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं। बीजेपी पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और कहीं ना कहीं जैसे दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी इस बार ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आप संजय सिंह और सिसोदिया के केस में देख रहे हैं। तो ऐसे में तमाम बातें निकल कर आती हैं कि बीजेपी पार्टी भी किसी मायने में पीछे नहीं है। अब विपक्ष उस पर यह सवाल उठाता है कि वो रणनीतियाँ खेलते हैं, यानी कि जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जो कि सही नहीं है। और ऐसे में बीजेपी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं। जैसा कि आप देखा ग्राउंड सर्वे भी आपने देखा होगा कि अगर 50 लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो 50 लोग बीजेपी। तो कहीं ना कहीं इस बार एक इंडिया अलायंस जो बना है, एक 28 पार्टियां एक तरफ और बीजेपी पार्टी एक तरफ, तो आप खुद देखिए कि पलड़ा कहाँ भारी है। 28 पार्टियां मिलकर एक पार्टी का जो है विरोध करेंगी, एक पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी अभी भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और चुनाव, ये विधानसभा के जो चुनाव है, इस बात को साबित कर देगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा एक एग्जाम्पल आपने घोषी के चुनाव में देखा था। इंडिया गठबंधन जीत रही है और कई राज्यों में वो जीत भी सकती है, लेकिन बीजेपी को अभी कमजोर समझना इंडिया गठबंधन की भूल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि कैसे यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव ये क्लियर कर देगा कि किसका पलड़ा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी होने वाला है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि जिस वक्त हम आपको ये बात बता रहे हैं, उस वक्त का जो चुनावी माहौल हमें जनता के बीच में देखने को मिल रहा है वो यही है कि इस बार ज़्यादा आंकड़े जो हमें सामने आ रहे हैं हमारी सर्वे रिपोर्ट में, वो यही दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लोग पसंद करते नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है काफ़ी जो है फ्रंट फुट पर आकर या एक्शन मोड में खेल रही है और जितने भी केसेस वो अपोजिशन पार्टीज़ पर लगा सकती है उन्हें दबाने के लिए लगा रही है। अब आप इस सब पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, किसका नहीं? और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में सीमाओं का लगाना ज़रूरी है, एक लिमिट होनी ज़रूरी है, एक लाइन होनी ज़रूरी है? तो नीचे में कमेंट सेक्शन में बताएं और जुड़े रहे, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।